Last lecture of chemical equilibrium, we have discussed the properties of equilibrium constant. तीन properties थे. A से B अगर पता है तो B to A है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा. दूसरा था कि A से B अगर K है तो 2A से 2B K स्क्वायर. हाफ ऑफ A गिव्स हाफ ऑफ B, K का रूट है ना. और एक था कि दो इक्वेशन या दो से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस जो इक्विलिब्रियम पे उसको ऐड करते हैं तो एक फाइनल रिएक्शन मिलता है. फाइनल रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम पे होता है एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फाइनल रिएक्शन इज इक्वल टू, है ना, प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ एडिंग रिएक्शन. एक बार मॉड्यूल दो, इस पे एक दो क्वेश्चन कराता हूँ मैं, है ना. तुम्हारे पास मॉड्यूल नहीं है? हाँ तो इसको दे दो. देखो एक्सरसाइज में इस प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चे, मतलब एक दो नहीं, बहुत सारे सवाल हैं. करें इसको, क्वेश्चन को एक दो. ठीक है, देखो अगर तुम खोजते ना इस प्रॉपर्टी पे कहां से क्वेश्चन मिल जाता तो मैं बता रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 31 इसी पे है. 31, फिर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 36 भी कर सकते थे आप. देन क्वेश्चन नंबर आप 39 करता हूँ. चलो एक क्वेश्चन नंबर 39 करता हूँ मॉड्यूल का. SO2 गैस है प्लस हाफ O2 गैस है और ये SO3 दे रहा है और इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और इस इक्वेशन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालनी है 4SO3. सारे गैसियस फॉर्म में है तो बार बार मैं गैस नहीं लिख रहा हूं, चलेगा. इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है तो K1 K2 में क्या रिलेशन है, फाइंड रिलेशन बिटवीन K1 K2. ये 39 क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल का. जल्दी बता दीजिए अगर हो रहा है तो. होगा क्या? हाँ फाइनल आंसर मैं लिख नहीं रहा हूँ. फाइनल आंसर जाओ, तुम खुद जाओ फाइनल आंसर पे. आंसर लिख दो बस, मुझे आंसर मत बताओ, फाइनल आंसर लिख दो. K2 इक्वल टू ना, देखो सबसे पहला तो इस रिएक्शन को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, पहला वाला रिएक्शन को, तो क्या मिलेगा? 4SO2 2O2 gives SO3 4SO3. इसी को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका जो K1 डैश होगा K1 का पावर 4 होगा. इस रिएक्शन का अगर K1 है और इसी रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो जो न्यू इक्वेशन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 डैश लिखते हैं और जो गिवन इक्वेशन जिसको मल्टीप्लाई किया था उसका K का पावर K1 का पावर 4 हो जाएगा. अब इसी को रिवर्स करना है. देखो तो ये नहीं है, उसका रिवर्स है यहाँ पे. तो डेफिनेटली K2 1/K1 डैश रिवर्स कर, नहीं K1 डैश लिख दिया क्योंकि इसका क्या माना है पहले, K1 डैश. तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स है. तो इसका अगर K1 डैश है तो इसका कितना हो जाएगा 1/K1 डैश और K1 डैश का वैल्यू रख दो 1/K1 पावर 4. हो गया रिलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेई फ्लैशबैक का है. कौन से साल में आया है ऐसा तो लिखा नहीं है लेकिन चलो कोई नहीं. क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2 है और मैं चाहता हूं इसमें सारे प्रॉपर्टी लगा के आप सॉल्व कर दीजिए. सब गैसेस स्टेट में है बच्चे. पेज नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 7. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है. N2 plus O2 gives twice of NO. K2 H2 plus half O2 gives H2O. इसका K3 है. ये तीन इक्वेशन गिवन है आपके पास और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है. ट्वाइस ऑफ अमोनिया प्लस 5/2 O2 gives 2 NO. बस इसका K4 निकालना है आपको. K4 बताना है क्या होगा. सब लोग ट्राई कीजिए प्लीज. चलो मैंने क्वेश्चन लिख दिया ना.
पेज नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 7 है। मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ट्राई तो कीजिए। मुझे लगता है आपको खोज के इस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए थे, बट आपने उस तरह का एफर्ट लिया नहीं। और अच्छी बात क्या है कि क्लास में उस लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ कि बनेगा मॉड्यूल का सब, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तुम लोग का मॉड्यूल क्या, तुम्हारा मॉड्यूल तो ले आओ। देखो क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं मैं, समझना। आपको ये टारगेट इक्वेशन दिया हुआ है, दिया है आपको। एनी हाउ इन तीनों इक्वेशन को इस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना है, आपस में इस तरह से मैनिपुलेट करना है कि इन तीनों के एडिशन से, मतलब जरूरत नहीं है इन तीनों के एडिशन से, या इन तीनों के किसी भी वेरिएशंस वाले एडिशन से वो आ जाए। जैसे बताओ, टारगेट इक्वेशन में अमोनिया रिएक्टेंट में है, यहां भी अमोनिया प्रोडक्ट में है, तो पहला ही मुझे दिख गया कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट को रिवर्स करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? टारगेट इक्वेशन में अमोनिया कहां पर है, रिएक्टेंट में, और गिवन इक्वेशन में अमोनिया कहां पर है, तो फर्स्ट को रिवर्स करो। ठीक है, रिवर्स करने से क्या मिलेगा, और जैसे फर्स्ट को रिवर्स किया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 डैश 1/k1 हो जाएगा। प्रॉपर्टी लगाया। अच्छा एक चीज और, वाटर किधर है, वहां पे NO, यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या? मुझे लगता है वाटर भी उधर लिखा होना चाहिए, राइट? कुछ तो मिसिंग है, देखो तो क्वेश्चन में, टारगेट इक्वेशन में इधर वाटर लिखा होना चाहिए। सेम है क्या? नहीं, तो थोड़ा सा मिसिंग है टारगेट इक्वेशन में ना, मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोई नहीं। K4 निकालना है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे ना। वाटर आना चाहिए, मुझे लग रहा है ट्वाइस आएगा क्या? 2NO तो दिख ही रहा है वहां पे, और इन दोनों को अगर ऐड करें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 3H2O भी होना चाहिए, जो मिसिंग है। ये टारगेट इक्वेशन है, ठीक है, क्वेश्चन ही थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मिसिंग है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई नहीं, ये टारगेट इक्वेशन है, समझना। अब मुझे बताओ, इस टारगेट इक्वेशन को देख के बताओ, इस इक्वेशन को लाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, सेकंड और थर्ड को ऐड करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। क्योंकि देखो उधर प्रोडक्ट में क्या है, NO एंड वाटर है, और यहां पर भी इन दोनों में प्रोडक्ट में क्या है, NO वाटर। लेकिन देखो तो वाटर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है ना, और यहाँ पे क्या कोफिशिएंट दिख रहा है आपको, 1, तो हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। इसको एज इट इज ऐड करें, इसको एज इट इज क्यों रखे, क्योंकि NO का कोफिशिएंट क्या है ना, तो इसको एज इट इज कर देते हैं, ठीक है। N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, और इसको मैं क्या बोल दूं, K2 ही बोल दूं, क्योंकि कुछ किया ही नहीं, सेम इक्वेशन लिख दिया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्या मिलेगा, 3H2 प्लस 3/2 O2 गिव्स क्या, थ्राइस ऑफ वाटर। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा, दिख रहा है आपको। नाउ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K3 डैश K3 का क्यूब। अब गौर करो तो इसको ऐड करने से क्या आता है, जो टारगेट इक्वेशन है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ। देखो जैसे ही ऐड करोगे, क्या क्या कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको। ऐड करने से कॉमन चीजें कैंसिल करनी है, आपको पता है, बोलो क्या क्या बचेगा। मुझे लगता है डायरेक्ट ये बचेगा, देखो, नहीं नहीं बचेगा। हाँ तो O2 प्लस 3/2 O2 हो गया ना, 5/2 O2, 2 मोल, इधर अमोनिया 2 मोल, वाटर कितना दिख रहा है, उसको ऑफ कर दो। अमोनिया कितना दिख O2 प्लस 3/2 5 हो गया। इधर क्या है, तो एक तो उस क्वेश्चन में करेक्शन करना है, 3 वाटर होगा, है ना। बाकी अब बताओ, जब आप बहुत सारे इक्वेशन को ऐड करते हो तो क्या होता है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K4 क्या बोलते हैं,
डायरेक्टली इन सब का मल्टीप्लीकेशन, इन सब का मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या, K1 डैश इंटू K2 इंटू K3 डैश, अरे यही ना, वैल्यूज पुट कर दें, अब क्या मिल जाएगा हमें, K4 कितना मिल जाएगा बताओ एग्जैक्टली अगर वैल्यूज पुट कर दे तो, K2 तो ऊपर ही आएगा, K3 का क्यूब और अपन K1। देखो ये फाइनल आंसर हो गया। ये जेईई मेंस में ऐसे सवाल आते हैं, पता है इसमें सारे प्रॉपर्टी यूज हो गए, अगर देखा जाए तो जो हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ा है सब यूज हो गए। क्या समझ में आया? पक्का? तो इस प्रॉपर्टी पे आपको कम से कम मैं बताऊं, अगर ईमानदारी से मॉडल में ढूंढोगे तो इन तीनों प्रॉपर्टी पे 12-15 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 2 3 मिला के, लेकिन ढूंढनी पड़ेगी, है ना, बैठना पड़ेगा। अगर आपको उतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बोलो, मैं टिक कर दूंगा, लेकिन करना तो पड़ेगा क्वेश्चंस, है ना। देखो मैं इतना पेन लेने के लिए तैयार हूँ कि सर ये प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं टिक भी कर दूंगा, थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन कर दूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है आप नियत के साथ बैठोगे तो आपको दिख जाएगा, अरे ये तो इस प्रॉपर्टी का सवाल है, ऐसा थोड़ी नहीं दिखेगा। ठीक है, सॉल्व दोबारा घर पे करो इसको, ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया। नाउ लिखो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। एक फॉर्मूला है ना, उसको डिराइव करेंगे हम लोग, ठीक है, केपी और केसी में। आपको याद है कोई रिएक्शन ए ऑफ ए है, बी ऑफ बी है, सी ऑफ सी, डी ऑफ डी, इसके लिए केपी क्या लिखते थे याद है आपको? पहले केसी बता दो। मोलैरिटी लेते थे ना बच्चे, मोलैरिटी लेते थे, शायद आपको याद होगा। एक्टिव मास की जगह पे क्या लेते थे? मोलैरिटी, बताया ना, है ना। यहाँ पे एबीसीडी का क्या लेना है ना, डी क्या लेना है इसकी, मोलैरिटी। कब लेना है मोलैरिटी? एट इक्विलिब्रियम, वेरी गुड। केपी क्या लिखते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, शॉर्ट में ऐसे चलेगा क्या, सिर्फ पीसी लिखो चलेगा, या पीपीसी लिखूं, क्या लिखूं, सिर्फ पीसी लिखूं? बढ़िया। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू डी डी, यही है। और ये पार्शियल प्रेशर कब लिया करते थे? इक्विलिब्रियम पे। ध्यान रखना ये सारे गैसियस रिएक्शन है, मैं यहां लिख रहा हूं कंसीडर अ गैसियस रिएक्शन, ठीक है, ऐसा मान लो कि एक गैसियस रिएक्शन चल रहा है, कंसीडर ए गैसियस बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस क्या है? ए बी सी डी आर द कोफिशिएंट्स, ठीक है। देखिए मुझे ये बताओ, अगर हमने कंटेनर में स्टार्ट में ए एंड बी रखा है, सिर्फ कंटेनर में स्टार्ट में क्या रखा है, सिर्फ ए एंड बी, अपने मन से उसके जितने मोल चाहो रख सकते हो। ए एंड बी वेपर फेज में है, समझ गए? ए एंड बी किस फेज में है? वेपर फेज में है। मान लेते हैं इसके कितने मोल है बच्चे? N1, और इसके कितने? N2। ये T इक्वल टू 0 पे है, इसकी वॉल्यूम V है, प्रेशर मान लेते हैं P है, दोनों का इनिशियल प्रेशर, है ना, और टेम्परेचर क्या है, T। थोड़ी देर के बाद ये सिस्टम क्या होगा बच्चे? इक्विलिब्रियम पे आएगा। अब यहाँ क्या होगा? सेम कंटेनर में ABCD सब होगा। एट इक्विलिब्रियम क्या लिख दें? ऐसे चलो लिखते हैं, पहले कितना लिया हमने? N1 N2 0 0 ले लिया। डायरेक्टली लिखता हूं, एट इक्विलिब्रियम क्या लिख देते हैं? क्या लिख रहा हूं? मोल्स लिख रहा हूं, ध्यान रखना, ये सारे क्या लिख रहा हूं मैं? मोल्स लिख रहा हूं। तो मैं इसको सॉल्व करके लिख देता हूं x1 x2 x3 x4। सपोज दीज आर द मोल्स एट इक्विलिब्रियम, x1 x2 x3 x4, these are the moles at equilibrium. Good to go. Now see here, अभी भी कंटेनर का वॉल्यूम क्या है बच्चे? V। इक्विलिब्रियम पे आने के बाद भी प्रेशर के टेम्परेचर क्या है? T।
लेकिन गैसियस रिएक्शन के लिए ना बच्चे प्रेशर हो सकता है बदल जाए जब इक्विलिब्रियम पे आए, क्योंकि पहले प्रेशर ये दोनों गैस ही एक्सर्ट कर रहा था, ए एंड बी, बाद में प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा, सारे गैस। तो प्रेशर हम थोड़ा सा इसका P2 लिख देते हैं, दिस इज द इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर, इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर। गुड टू गो, पक्की बात। मुझे बताओ इस सिनेरियो में जैसा दिख रहा है, क्या एक्टिव मास ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम क्या लिखना चाहिए बताओ, एक्टिव मास ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम क्या लिखना चाहिए, मोल्स गिवन है, वॉल्यूम से डिवाइड करो। अरे ऐसे नो, एक्टिव मास ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे, x2 अपॉन v। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि ए गैस इस वॉल्यूम में है और बी गैस कहीं और है, सारे गैस तो इसी वॉल्यूम में है ना। और मैं बताऊं, ए गैस का जो x1 मोल है उसके लिए पूरा वॉल्यूम है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ए गैस सिर्फ इस कोने में है। क्लियर है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मी, दिस क्लासरूम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय यू, दिस क्लासरूम। क्लियर है? तो हम लोगों के लिए सबके लिए वॉल्यूम सेम वॉल्यूम से डिवाइड करनी पड़ेगी। गुड टू गो। उसी तरफ सी का एक्टिव मोलैरिटी एट इक्विलिब्रियम x3 बाई v, डी का मोलैरिटी एट इक्विलिब्रियम क्या लिख दें, x4 बाई v। गुड टू गो। नाउ यू टेल मी इंडिविजुअल गैस के लिए फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या लिखना चाहिए बताओ, प्रेशर ऑफ ए गैस एट इक्विलिब्रियम into volume is equal to number of mole of a gas into RT। P equal to NRT होता है। अगर फर्स्ट गैस का प्रेशर निकालना है तो फर्स्ट गैस का मोल लेना होगा, ए गैस कितना प्रेशर लगाएगा वो उसके मोल पे डिपेंड करेगा ना। अरे सुनो, तुम्हारे कितने मार्क्स आएंगे वो तुम्हारे पढ़ाई पे डिपेंड करेंगे, सीधा बात। यस नो, क्लियर है? मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको इधर डिवाइड कर दूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम क्या लिख देंगे, x1 बाई वी RT, v से उधर डिवाइड कर दिया। गौर कर, ये वैल्यू किसके बराबर है, x1 बाई ए किसके बराबर है जी, ए का मोलैरिटी के बराबर एट इक्विलिब्रियम। ए का मोलैरिटी एट इक्विलिब्रियम, पता है हर जगह इक्विलिब्रियम लगाया है, लेकिन हमें पता है कि जो वैल्यू लिख रहे हैं ये लिखने का जरूरत नहीं है हमें इक्विलिब्रियम वर्ड, क्योंकि x1 तो इक्विलिब्रियम पर ही है ना। तुम चाहते तो ये इक्विलिब्रियम लिखते भी नहीं तो भी सही था। बोलो, ये सारे एक्टिव मास कौन से कंडीशन पे निकाला है मैंने, क्योंकि वैल्यूज कौन सा रखा है देखो तो, n1 बाई वी थोड़ी रखा है। अगर n1 बाई वी रखते यहाँ पे तो हम बोलते एक्टिव मास ऑफ ए एट इनिशियल स्टेट। यस नो? तो एक्टिव मास ऑलरेडी ये सारे इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ है, तो इक्विलिब्रियम लिखने का जरूरत नहीं है। उसी तरह से फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम अगर बात करें तो यहां भी इक्विलिब्रियम लिखने का जरूरत, P ऑफ A इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। आइडियल गैस कहां लगा रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे लगा रहे हैं, तो ए गैस का जो प्रेशर होगा वो ऑलरेडी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम है। बोलो, यहां तक कोई तकलीफ है अभी तक? बताओ। सिमिलरली मतलब P ऑफ ए क्या लिख दिया हमने, P ऑफ ए क्या लिख दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मोलैरिटी ऑफ ए RT। तो सिमिलरली अगर सेकंड के लिए पीबी बोले तो क्या लिख देंगे, पीबी इंटू x2 इज इक्वल टू, सॉरी पीबी इंटू वी, यहां क्या लिखना चाहिए था मुझे, पार्शियल पीबी को डेनाटी के हिसाब से पीबी पार्शियल प्रेशर बी इंटू वी इज इक्वल टू n2 RT, सॉरी x2 RT। अरे सुनो, तो मैंने वहां पे क्या किया, v को इधर डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, देखो तो सब यहीं पे सब सेम होता है, यहाँ b होता है और यहाँ x2 होता है, यहाँ c यहाँ x3, यहाँ d यहाँ x4। इजी जा रहा है अभी तक? तो बताओ पीसी कितना लिख दें, है ना, CRT। पीडी कितना लिख दें, सबको आ रहा है समझ में? अगर मैं ये सारे पार्शियल प्रेशर को इस वाले इक्वेशन में पुट करता हूं, फर्स्ट वाले में नहीं इसमें, है ना, इन सारे इक्वेशन को कहां पुट करता हूं बच्चे, ठीक है, इन सारे पीए पीबी पीसी को यहां पुट कर देते हैं, क्या मिल जाएगा, है ना,
इसको मान लेते हैं तुम 1 बोल रहे हो, इसको 2 बोल रहे हो, है ना। इन सबको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इस पूरे इक्वेशन को क्या बोलते हैं बच्चे, चलो 3 बोलते हैं, सबको मिला के सबको 3 बोल दिया। नाउ पुट 3 इनटू क्या मिलेगा, पुट 3 इनटू क्या मिलेगा बताओ, केपी इक्वल टू पीसी के जगह पे क्या रख दें हम लोग, सी आर टी पावर क्या जी, सी, फिर यहां पे डी आर टी पावर क्या, डी। बोलो आ रहा है समझ में, इजी है, ओके। यहां क्या रख दें, ए आर टी पावर ए, बी आर टी पावर बी। गौर करना सब लोग, इजी है अभी तक। नाउ ये बताओ बाहर क्या निकल के आएगा, यहां पे सी ऑफ सी बाहर निकाल लें, सी ऑफ सी आर टी टू पावर सी है, यहां पे डी ऑफ डी बाहर निकाल लेते हैं। बोलो इधर क्या बचेगा, आर टी टू दी पावर सी प्लस डी। बोलो तो कैसे लिख दिया आर टी टू पावर सी प्लस डी, क्योंकि आर टी का पावर सी और आर टी का पावर डी है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। अच्छा नीचे ए ऑफ ए बी ऑफ बी, इधर क्या लिख दें, आर टी का पावर, वेरी गुड, गुड टू गो। अब देखो काम हो गया अपना, रिलेशन आ गया। क्या लगता है ये वाला पार्ट क्या है, केसी, तो केपी इक्वल टू क्या मिल गया, केसी। अब थोड़ा और देखो, दो बेस सेम है, माइनस ए प्लस बी, इसी को बोलते हैं डेल एन जी। क्या बोलते हैं इसको, अभी बताता हूं डेल एन जी क्या है। डेल एन जी जो अभी लिख दिया ना, डेल एन जी क्या है, डेल एन जी है ना। अच्छा अभी तो यहां पे दिख रहा है सी प्लस डी है माइनस ए प्लस बी, लेकिन उसका एक और डेफिनेशन है, मैं बता देता हूं क्या है। डेल एन जी सिंपल है, कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट ध्यान रखना, कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। देखो तो सी और डी नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं है क्या, देखो तो सी और डी, स्मॉल सी डी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट है, और ए बी क्या है, कोफिशिएंट स्मॉल ए बी, कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। दिखा आपको, लिखिए पूरा डेरिवेशन लिखिए, ओके। डेल एन जी क्या है फिर से एक बार बता दूं, डेल एन जी इज कोफिशिएंट्स ऑफ, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, है ना। अब इस पे, इस रिलेशन पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस पे, जल्दी बन जाता है। डेल एन जी फिर से लिख लीजिए बच्चे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ समेशन ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, है ना, माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, बस ये। जैसे अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड, है ना, रिलेशन बिटवीन Kp and Kc for the following reactions। पहला रिएक्शन दे रहा हूं आपको, है ना, CaCO3 solid gives CaO solid plus CO2 गैस। इस केस में सेम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp भी डिफाइंड होगा, इसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp भी लिख सकते हैं, और सेम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो, अगर मान लो इस रिएक्शन का Kp लिखना है तो हमें इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिखना पड़ेगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे क्या लिखना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम, और इसी का अगर Kc लिखना है तो हमें मोल्स ऑफ CO2। अच्छा क्यों ऐसा बोल रहा हूं, पार्शियल प्रेशर सिर्फ CO2 लिखना पड़ेगा, ये दोनों सॉलिड है ना, उसकी कोई प्रेशर नहीं लेंगे हम लोग। और पता है आपको पहले भी एक्टिव मास के क्लास में बताया कि सॉलिड का एक्टिव मास हम 1 मानते हैं, तो यहां पे सिर्फ आपको क्या लेना है, एक्टिव मास ऑफ CO2, दैट इज मोल्स ऑफ CO2 बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एट इक्विलिब्रियम। समझे,
पता है केपी पार्शियल प्रेशर है। अच्छा नीचे पार्शियल प्रेशर, इन दोनों का पार्शियल प्रेशर क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो 1 मान लिया है ही नहीं। और यहाँ पर केसी में सिर्फ हमने CO2 का क्यों लिया, जिस भी कंटेनर में इक्विलिब्रियम है वहां पे CO2 गैस उस पूरे कंटेनर में फैला हुआ है। अरे ऐसा नो, तो पूरे कंटेनर में अगर CO2 गैस फैला हुआ है तो उसकी मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यहाँ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर रखना पड़ेगा। अब इन दोनों में क्या रिश्ता है पता है, ये सॉल्व करके कुछ आएगा x1, ये सॉल्व करके x2 आएगा। रिश्ता क्या है, डायरेक्ट वो इक्वेशन लगा दो, क्या है Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल एन जी। इस केस में डेल एन जी बता सकते हो क्या, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। गैसियस प्रोडक्ट का कोफिशिएंट, गैसियस में प्रोडक्ट में एक ही है CO2, ये तो है नहीं, तो 1 माइनस गैसियस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट, गैसियस रिएक्टेंट है ही नहीं, डेल एन जी क्या होगा इसका 1 प्लस 0, देखो प्रोडक्ट में इसका भी 0 लिख दिया, माइनस 0 प्लस 0 ऐसे कर रहे हैं, रिएक्टेंट में है ही नहीं गैस, डेल एन जी क्या है, तो केपी किसके बराबर हो गया, केपी इक्वल टू डेल एन जी 1 हो गया, केपी इक्वल टू क्या मिल गया KCRT। बस यही लिख के आ जाना, आंसर आ गया। दूसरा, अब बार बार ये मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है, मैंने इसका अगर केपी लिखा तो उसका कुछ वैल्यू आएगा गिवन टेम्परेचर पर, इसका केसी लिखेंगे उसका भी कुछ वैल्यू आएगा गिवन टेम्परेचर पे, दोनों सेम वैल्यू नहीं आएगा, दोनों दोनों में रिलेशन आएगा ये, है ना। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, H2 गैस प्लस I2 गैस 2HI गैस, जल्दी बताओ, सब गैसियस है, केपी और केसी में, इसका केपी भी लिख सकते हैं, इसका केसी भी लिख सकते हैं। जब इसका केपी लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का स्क्वायर, ध्यान देना यह सब गैस है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड I2 का मल्टीप्लीकेशन, ये होगा केपी। और इसी का केसी क्या होगा, इसी का केसी क्या होगा, मोल्स ऑफ HI बाय वॉल्यूम। हाँ इसका डेल एनजी क्या है, डेल एनजी क्या है 2 माइनस 1 प्लस 1, गैसियस प्रोडक्ट का कोफिशिएंट क्या 1 2, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 प्लस 1, कितना आ गया डेल एनजी, तो डेल एनजी जब 0 हो जाता है तो केपी इक्वल टू क्या हो जाता है केसी, क्योंकि आर टी द पावर 0 हो जाएगा, इस रिएक्शन की केपी और केसी बराबर हो जाएंगे। आगे बढ़े, है ना, लिखने का टाइम नहीं दूंगा मैं, ठीक है, आपको फटाफट लिखना है। थर्ड क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, N2 गैस 3H2 गैस, अगर मैंने फेज नहीं लिखा है मतलब उसको गैस मान लो, ठीक है, फेज अगर अलग होता तो मैं मेंशन कर देता, अगर कहीं पे फेज नहीं लिख रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का तो उसको गैस मानना है अभी फिलहाल के लिए। बताओ थर्ड क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, पूरा लिखो जल्दी से। मुझे लगता है 3-4 क्वेश्चन से आप डेल एनजी समझ गए ना सब लोग, क्या थर्ड का आंसर आ गया, डेल एनजी कितना लिखा थर्ड का, -2, वेरी गुड, -2 ना, ठीक। देखिए इस केस में डेल एन जी हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 1, कितना हो गया -2, केपी इक्वल टू केसी आर टी टू पावर डेल एन जी होता है। तो यहां से अगर चाहो तो केपी बाई केसी लिख सकते हो 1 बाई आर टी का स्क्वायर, या फिर अगर तुमसे केसी बाई केपी बोल दिया तो आर टी का स्क्वायर लिख दो, हो गया, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब ध्यान रखना 3 केसेस हैं यहाँ पे, अगर डेल एन जी 0 है तब तो केपी इक्वल टू केसी है, अगर डेल एन जी ग्रेटर देन 0 है तो केपी ग्रेटर देन केसी आएगा, और डेल एन जी लेस देन 0 है तो केपी लेस देन केसी आएगा। ये प्रॉपर्टी आप लिख के रख सकते हो, ठीक है।
अब हम लोग कुछ मॉड्यूल का इससे क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। मॉड्यूल में भी इस पे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। जैसे क्वेश्चन है मॉड्यूल में, Kp by Kc is मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर, कौन सा ऐसा 4 रिएक्शन है जिसमें Kp, चारों में से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें Kp मैक्सिमम भी है और कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें Kp मिनिमम है। फेज मेंशन नहीं है तो हर जगह पे आपको गैस लेना है। ये 4 रिएक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोल रहा है इन चारों में से ऐसा रिएक्शन बताइए, है ना। ABCD 4 रिएक्शन है। ऑप्शन थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। ये 4 रिएक्शन है, इन चारों में से कोई एक रिएक्शन है जिसका Kp by Kc मैक्सिमम है और कोई एक ऐसा रिएक्शन है जिसका Kp by Kc मिनिमम है। और अब ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन डी एंड सी ऐसे करके ऑप्शंस है, डी एंड बी। थर्ड ऑप्शन है सी एंड बी एंड फोर्थ ऑप्शन है डी एंड ए। क्वेश्चन समझ गए क्या है? इन चारों में से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसका Kp by Kc मैक्सिमम? हाँ, पहले मैक्सिमम बताना है फिर मिनिमम रिस्पेक्टिवली, सही बात है। ट्राई करो। ऑप्शन 2 सही लग रहा है। देखो, Kp by Kc मैक्सिमम होने के लिए डेल एनजी सबसे ज्यादा होना चाहिए। Kp बड़ा है Kc से तभी तो Kp by Kc ज्यादा आएगा। अरे यस नो, ऊपर आंसर लिखा हुआ है, बस उसको आइडेंटिफाई करो सही से। ऑप्शन मैंने गलती से रब कर दिया, कोई नहीं, चलो चेक करते हैं। मुझे बताओ, फॉर Kp by Kc मैक्सिमम डेल एनजी क्या होना चाहिए? डेल एनजी सबसे, डेल एनजी ग्रेटर देन 0 नहीं, डेल एनजी क्या होना चाहिए? मैक्स, पॉजिटिव में। तो डेल एनजी मैक्स सबका निकालो, डेल एनजी का ही सवाल है। इसका डेल एनजी 1 है, इसका डेल एनजी -1 है, इसका डेल एनजी, इसका डेल एनजी 2 है और इसका डेल एनजी 3 है। बोलो, तब तो मैक्सिमम किसका हो गया बच्चे? मैक्सिमम। इसके लिए Kp by Kc क्या हो गया? मैक्स। समझ गए? अच्छा, और फॉर Kp by Kc मिनिमम क्या लिखेंगे? डेल एनजी मिनिमम नेगेटिव में, राइट। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव कहां आ रहा है? बी में। इस केस में डेल एनजी क्या आ रहा है? -1, और कहीं डेल एनजी -1 तो आया भी नहीं था, डेल एनजी हर जगह पॉजिटिव आया था। इसका डेल एनजी 2 -3। मैं ही समझ रहा हूं कि तुम लोग भी समझ रहे हो? पक्का? तो यहाँ पे Kp by Kc क्या हो जाएगा? मिनिमम। क्वेश्चन समझ गए सब लोग? मॉड्यूल का ही सवाल करा रहा हूं, आगे बढ़े। कंसेप्ट लिख लिया? फटाफट लिखना है ना, मॉड्यूल में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देखो। नाउ एक क्वेश्चन और उसी में मॉड्यूल में, ये मॉड्यूल का ना क्वेश्चन नंबर 37 था। 38 ट्राई करो सब लोग, सेम पेज नंबर 21 का 38, पेज नंबर 21 का 38 ट्राई करना है। 21 का 38, सॉरी पेज है ये, एंड 38। थोड़ा सा लॉग आता होगा तब ये सवाल बनेगा, अदरवाइज नहीं आए, नहीं बनेगा। लॉग पढ़ा है क्या आप लोगों ने? थोड़ा बहुत भी? बढ़िया, ठीक है। मैथ्स में अगर लॉग सही से पढ़ा है तो ये आसान हो जाएगा। एक कोई इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, और ऑप्शन में 3 रिएक्शंस हैं। बोल रहा है इन तीनों में से किसके लिए ये इक्वेशन वैलिड होगा? दिस इक्वेशन इज वैलिड आउट ऑफ विच ऑफ 3?
या विच आर 4 ऑप्शंस, विच वन ऑफ द 4 ऑप्शंस। हालांकि फोर्थ ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वहां 2 and 3 लिख दिया है, तो मेनली 3 ऑप्शन में ही चूज करने हैं। अच्छा, हो सकता है 2 इक्वेशन के लिए वैलिड हो जाए, पॉसिबिलिटी। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? साथ में लिख दें क्या इसको? पहले ऐसे साथ में लिख देते हैं, चलेगा? आर टी इक्वल टू 0 log x प्लस log y इज इक्वल टू log x इंटू वाई। और मैं बताऊं, log समथिंग 0 है तो ये समथिंग 1 है। log 1 ही टू द एनी बेस क्या होता है? 0 होता है। तो ये पूरा पार्ट डेफिनेटली क्या होना चाहिए? तो kp बाई kc इंटू आर टी इक्वल टू क्या मिला? 1। तो यहां से kp इक्वल टू क्या मिलेगा? kc, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, आरटी को डिवाइड करो तो आरटी का पावर -1 मिलेगा। आरटी का पावर, तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसका डेल एन जी -1 है, उसके लिए वैलिड होगा। सिर्फ क्या देखना है आपको? डेल एन जी। डेल एन जी किसके लिए -1 है? पक्का? अब ऑप्शन चेक करो ना, कौन सा ऑप्शन है जिसके जैसे फर्स्ट ऑप्शन के लिए डेल एन जी तो +1 है। क्वेश्चन नंबर 38 देखना है सबको। फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन के लिए डेल एन जी -2 है। एक ही ऑप्शन है जिसके लिए डेल एन जी -1 है, समझे? मतलब ये इक्वेशन कौन से इक्वेशन के लिए वैलिड है? ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ SO3, इसके लिए इक्वेशन वैलिड है। इनफैक्ट इसके लिए ये वैलिड है, उससे हम ये लिखेंगे, इससे ये लिखेंगे। अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये लिख देंगे। क्या हुआ है समझो, पहले हमने ये लिखा, इस इक्वेशन के लिए ये लिखा, फिर दोनों तरफ लॉग ले लिया। इतना पता है ना, x इक्वल टू वाई है तो दोनों तरफ लॉग लिया जा सकता है। पक्का? इतना मैथ्स पढ़ा है ना? log x इक्वल टू log y है तो हम ये भी बोलते हैं x इक्वल टू वाई। यस और नो? उसी तरह से x इक्वल टू वाई है तो log x इक्वल टू log y भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ log लिया, ये पूरा log दिस और ये log 1, तो log 1 0 कर देंगे। इधर मैंने चेंज नहीं किया, फिर इसको सॉल्व करके लिख दिया। गुड टू गो। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट? Kp एंड Kc। ठीक है, नाउ लिखिए आगे। एक प्रिंसिपल पहले पढ़ते हैं, उस पे क्वेश्चंस करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स वाले में आएंगे। थ्योरी वाले पार्ट में अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल के पहले एक और टॉपिक पढ़ाता हूं। एलसीपी प्रिंसिपल पढ़ाना है, उससे पहले एक टॉपिक पढ़ाता हूं। लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, ब्रैकेट में लिख सकता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना? देखो, इससे पहले मैंने प्रॉपर्टीज लिखे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, कैरेक्टरिस्टिक्स में मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। हमने क्या प्रॉपर्टीज लिखे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के? क्या प्रॉपर्टीज लिखे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के? हाँ, वो प्रॉपर्टीज है, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स में मान सकते हो, लेकिन अभी जो मैं फैक्टर या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा रहा हूं उन तीनों से अलग है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है समझना। सब लोग, यहाँ पे जितने लोग हैं, मैं सबको ऑप्शन दे रहा हूं, है ना, कि अपने अपने लैब में अमोनिया बना सकते हैं सब लोग, एनीवन ओवर हियर। तुम्हें स्टार्ट करना है N2H2 से, एंड यू आर फ्री टू टेक वॉट एवर वॉल्यूम यू वांट, 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर, कितना भी वॉल्यूम ले सकते हो कंटेनर का जिसमें आप N2 और H2 रख रहे हो। मोल्स भी तुम फ्री हो लेने के लिए, जितना भी मोल्स लेना है। ठीक है, तो जैसे इससे स्टार्ट करें, मान लो मैं बोलूं लैब 1 में तुमने लिया N2 और H2,
तुम बता दो वॉल्यूम कितना लेना चाह रहे हो? 6 लीटर, ठीक है। फिर मोल्स कितना लेना चाहते हो? कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का 2 ले लें, दोनों का, ठीक है, बढ़िया। ओके, लैब 2 में बात करें, बताओ फिर से अमोनिया बनाना है इधर, बताओ पहले जल्दी बताओ कितना वॉल्यूम कितना ले ले, पहले ही बताओ। कंटेनर का वॉल्यूम कितना ले ले? 7 लीटर ले लेते हैं, बढ़िया। N2 और H2 जो रखना है इनिशियली 3 दोनों ले ले, बराबर ही लेना चाहता है अभी तुम भी, ठीक है, कोई नहीं। ओके, लैब 3 में चलो बताओ उधर, अब बताओ वॉल्यूम 19, ठीक है। फिर ठीक है, इस तरह से सबको मान लो अथॉरिटी है। लैब 4, 5, 6, 700 तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 3 लेके बताते हैं, चलेगा, जगह कम पड़ेगी। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जब इसने ऐसा सिचुएशन लिया तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, यहाँ पे सेम कंटेनर में क्या आ जाएगा, N2H2N अमोनिया आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो अमोनिया बना रहे हो अलग अलग कंटेनर में, अलग अलग लैब में, बस आप उस सिस्टम का टेम्परेचर सेम रखना। मतलब मैं हर जगह टेम्परेचर क्या रख रहा हूं, 25 डिग्री सी, या हर जगह 30 डिग्री सी, बस इतना सा मैंने चेंज किया है। चेंज किया क्या, मैंने अपने तरफ से डेटा लिया है। बाकी तुमको जो चेंज करना करो, अभी भी चेंज कर सकते हो। हर लैब का टेम्परेचर हमने क्या कर दिया। तो इस लैब में 2 मोल से रिएक्शन स्टार्ट हुआ। 6 लीटर कंटेनर फिक्स है, क्लोज कंटेनर है, ये वॉल्यूम फिक्स है। 2 मोल से स्टार्ट हुआ 25 डिग्री सी पे, 100 डिग्री सी पे, 700 डिग्री, जो एक टेम्परेचर है उसके लिए सबके लिए सेम रख देना, गुड टू गो। अब क्या होगा, यहां इक्विलिब्रियम पे आएगा। इक्विलिब्रियम पे आएगा ना, तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड चलेगा। मान लेते ही घट के कितना हो गया, x1, ये x2, ये x3, ऐसा हो गया, मान लेते हैं। और यहां पे कौन सा इक्वेशन हो रहा है बच्चे, N2 + 3H2 गिव्स क्या, अमोनिया। बैलेंसिंग हर जगह तो एक ही जैसा लिखोगे ना, तुमने N2H2 लिया, मैं बैलेंस बोलूंगा, हर जगह बैलेंसिंग ऐसे ही लिखो। जो सबसे सही बैलेंसिंग का तरीका है उसमें मिनिमम कोफिशिएंट्स रखते हैं और फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो हर जगह पे 1 गिव्स 1 रिएक्ट विद 3, 2 गिव्स 2, ये है। इस लैब में हम क्या बोल रहे थे, कितना लिए थे, 2 2 और 0 0, और इक्विलिब्रियम पे कितना बोल दिए बच्चे, x1 x2 x3। बोलो, इस कंडीशन में के इक्विलिब्रियम अगर हम निकालेंगे यहां पर इस लैब में, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्टिव मास ऑफ अमोनिया का स्क्वायर N2 और H2 क्यूब, ये लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ वैल्यूज क्या रखेंगे, यहाँ वैल्यूज रखेंगे x1/6 लीटर, अगर ये मोल्स है तो। अब सॉरी, अमोनिया की जगह पर क्या रखेंगे, x3/6 लीटर का स्क्वायर, और N2 की जगह पे x1/6 लीटर, और H2 की जगह पे x2, वो सारा वैल्यूज रख के सॉल्व कर दो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद सपोज 5 आया, सॉल्व करने के बाद सपोज 5 आया। अब इस लैब में फिर से बताओ क्या होने वाला है। इसने 3 3 से स्टार्ट किया, थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम में आएगा जी। अच्छा, स्टार्ट अलग अलग से किया है, मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पे क्या है, y1 y2 y3। यहां भी इसने बैलेंसिंग फॉर्म में क्या लिखा बच्चे, गिव्स ट्वाइस ऑफ अमोनिया, t = 0 पे कितना लिखा था, 3 3, ये 0। एट इक्विलिब्रियम क्या लिख दिया, y1 y2 y3। यहां इसका के इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे, फिर से एक्सप्रेशन यही होगा, एक्सप्रेशन तो बदलेगा नहीं, प्रोडक्ट अमोनिया का स्क्वायर बाई, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज बदलेंगे। यहाँ कितना रखेंगे, y3/7 का स्क्वायर, बोलो, और y1/7, यस नो, एंड y2/7 का क्यूब। समझ रहे हो यहां तक। अब देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। वर्ल्ड के किसी कोने में किसी लैब में अमोनिया बनाओ, वट एवर वॉल्यूम यू कैन टेक, वट एवर मोल यू कैन टेक, बट अगर हर लैब का टेम्परेचर सेम है, तो यहां जो ये सॉल्व करके 5 आया, तो यहां भी सॉल्व करके 5 ही आएगा। मजेदार बात ये,
क्या बोला समझ में? वर्ल्ड के किसी कोने में अमोनिया बनाओ, किसी फैक्ट्री में बनाओ, किसी लैब में बनाओ, फैक्ट्री में जो कंटेनर जिसमें अमोनिया बन रहा है उसका वॉल्यूम एक्स, वी लीटर, V2, V3, V4 जो रखना है रखो, मोल्स जो लेना है ले लो। इक्विलिब्रियम पे चीजें बदलेगी जरूर, इक्विलिब्रियम पे मोल्स बदल जाएगा क्योंकि तुम जैसा ले रहे हो इनिशियल उसके हिसाब से ये होगा। और इक्विलिब्रियम पे एक्टिव मास ऑब्वियसली x3/6 रखना पड़ेगा क्योंकि तुमने 6 लीटर लिया था। क्लियर है? यहां पर कैसा होगा बताओ थर्ड लैब में? फिर से इक्विलिब्रियम पे क्या क्या रहेगा? यहाँ पे क्या क्या रहेगा? तीनों ही रहेगा बच्चे, लेकिन इक्विलिब्रियम पे हम यहाँ पे अलग लिखेंगे क्योंकि स्टार्ट हमने 7 और 3 से किया है, तो Z1, Z2, Z3 रखेंगे। और यहाँ पे इक्वेशन भी क्या लिखेंगे? इक्वेशन कहीं देखो, मॉड ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी हर लैब में सेम है। क्या क्या सेम है हर लैब का? टेम्परेचर सेम है, मॉड ऑफ रिप्रेजेंटेशन सेम है, कोफिशिएंट सेम। क्या बदल गया हर लैब में? जिस हिसाब से कंटेनर और इनिशियल मोल लिया उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम पे एक्टिव मास अलग अलग आया हर जगह पे। एक्टिव मास भी बदला, हर लैब में एक्टिव मास अलग है क्योंकि वॉल्यूम अलग है, इनिशियल मोल्स अलग है, तो एक्टिव मास भी अलग है। लेकिन फिर जो रेशियो आ रहा है बच्चे यहाँ पे, यहाँ रेशियो क्या लिखोगे कि इक्विलिब्रियम का? Z3/19 या 19 लीटर है ना, इक्विलिब्रियम पे Z3 मोल है का स्क्वायर, नीचे Z1/19 एंड Z2/19 का क्यूब। ये भी सॉल्व करके कितना आएगा? लेकिन पता है अगर इन दोनों लैब का टेम्परेचर बदल जाता ना तो यहाँ 5 आता, तो यहाँ 5 नहीं आता, कुछ और आता। मतलब इसका मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। इनिशियल मोल्स पे डिपेंड कर रहा है क्या? कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास इनिशियल क्या है, इक्विलिब्रियम पे एक्टिव मास क्या है, क्या उस पर डिपेंड कर रहा है? ये एक रेशियो है बच्चे, KF/KB। बात समझना, ये क्या है? रेशियो है KF/, टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेंज होता है, तभी जाके K इक्विलिब्रियम चेंज होगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर तुमने सेम टेम्परेचर पे अलग अलग कंटेनर के वॉल्यूम लिए और डिफरेंट मोल्स लिए तो नो डाउट इक्विलिब्रियम पे आने के बाद मोल्स अलग होंगे, बट रेशियो 5, रेशियो 5। अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज करना चाहते हो तो अमोनिया 2 डिफरेंट लैब में बनाओ अलग टेम्परेचर पर। अब देखो मैं जो लाइन दे रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये भूल गए तुम कंसेप्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मेरा नाम नहीं लेना, मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया। सुना मैं क्या बोल रहा हूं? बोलिए। तो नोट्स में देखिए कहां पे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसमें मॉड्यूल में कैरेक्टरिस्टिक्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग में कहीं लिखा है क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में? लिख लो, मैं पॉइंट्स बता दूं। हाँ यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 8 में, पेज नंबर 8 में क्या लिखा? फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिला पेज नंबर 8 में। तो ये एक्सपेरिमेंट तो लिखना ही है जो बोर्ड पे आप लोगों ने किया, आप लोगों को देखो साइंटिस्ट बनाया हमने। क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। मिला? इसका मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल नॉट चेंज। देखो यहाँ स्पॉटलाइट में क्या लिखा है उसको पढ़ो। क्या लिखा है? फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या क्या है? द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। मिला? स्पॉटलाइट उसी पेज में। क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट टेकन, प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल्स। किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ टेम्परेचर पे। किस पे नहीं कर रहा है? तो ये पूरा लाइन अभी लिख लेना है, फटाफट लिख लीजिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस with the change of temperature, with the change of temperature. The value of equilibrium constant changes with the change of temperature. इसी में स्पॉटलाइट में जो लिखा है वो पूरा लिख सकते हो। The value of equilibrium constant is independent of the following factors. क्या क्या? Concentration,
तुम देखो ना, इनिशियल वॉल्यूम क्या ले रहे हो, इनिशियल कितना मोल ले रहे हो, रिएक्टेंट से शुरू कर रहे हो, प्रोडक्ट से शुरू कर रहे हो, रिएक्शन कैसे स्टार्ट कर रहे हो, डजंट मैटर। हर लैब में क्या चेंज सेम रखना है आपको, टेम्परेचर, और क्या सेम रखना है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हर लैब का क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन दो लैब का अगर तुमने टेम्परेचर बदल दिया, बाकी मोल्स वगैरह तो ऑलरेडी डिफरेंट था, मोल्स वॉल्यूम ये सब डिफरेंट था पहले से, तुमने टेम्परेचर भी बदल दिया तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज। क्लियर हुआ, पूरी बात आ रही समझ में? अच्छा, इस पेज में जो लिखा है बच्चे देखो, डी में वो प्रॉपर्टीज लिखा है 1 2 3, नहीं वो प्रॉपर्टीज ही तो है ना, एबीसीडी में वो प्रॉपर्टीज लिखा है बस। जैसे ए में तो टेम्परेचर लिखा है, बी में क्या लिखा है, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सी में मल्टी स्टेप, डी में स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। ये सारे फैक्टर्स ही हैं एक तरह से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। वो तो प्रॉपर्टी में हमने पढ़ लिया, रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर पावर में जाता है, वो वाला फैक्टर भी इस पेज में लिखा है। आप गौर से पढ़ो, बी पॉइंट में वही लिखा है, सी पॉइंट में मल्टी स्टेप्स रिएक्शन है, दो या दो से ज्यादा रिएक्शन को ऐड करते हैं, तो सब इस पेज का हर पॉइंट हमने पढ़ रखा है, सिर्फ क्या नहीं पढ़ा था अभी तक, टेम्परेचर। बोलो, देखो ना नीचे में एक बड़ा बोल्ड लाइन में लिखा है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन, मिला? स्पॉटलाइट के नीचे जो लिखा है ना बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ, बोलिए। चलो, थोड़ा सा पढ़ाना है इसलिए मैं थोड़ा सा रस कर रहा हूं। मुझे ये बताओ कि अभी आपने ये समझा कि टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाता है, राइट? ये होता है ना जी। अगर दो लैब में सेम रिएक्शन करा रहे हो, दो लैब में सेम रिएक्शन करा रहे हो, फिर से वही मान लेते हैं, लैब 1 में आपने N2H2 लिया, कुछ भी N1 N2 मोल ले लिया, लेकिन टेम्परेचर है T1। T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे आएगा, थोड़ी देर के बाद आएगा, क्यों नहीं आएगा? जिस भी टेम्परेचर पे क्लोज कंटेनर में आपने इसको रखा है, उसी टेम्परेचर पर ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम पे कितना बोल देंगे इसका, एक्टिव मास डायरेक्टली लिख देता हूं, C1 C2, डायरेक्ट एक्टिव मास ही लिख दिया, मोल बाय वॉल्यूम डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा क्या? बोलो। तो यहां पे के इक्विलिब्रियम कितना लिखेंगे, K1, T1 टेम्परेचर पे K1 कितना लिखेंगे, C3 का स्क्वायर, बोलो, C1 इंटू, अरे एक्टिव मास पता है तो हमें क्या लगता है, अमोनिया का बैलेंस इक्वेशन कौन सा है, N2 प्लस 3H2 गिव्स अमोनिया। अब मान लो लैब 2 में सेम आप N2H2 ले रहे हो और इसका कुछ और ले रहे हैं, मान लेते हैं XY ले रहे हैं, इनिशियल कितना मोल ले लिया, XY, लेकिन इसका टेम्परेचर क्या रखा है बच्चे, T2, वॉल्यूम भी बदल दिया, देखो ना, C2 का क्यूब होना चाहिए। हाँ ठीक है, C2 का क्यूब सही है अभी। ओके, नाउ लिसन हियर, T2 टेम्परेचर पे अमोनिया बनाने का कोशिश कर रहे हैं किसी और लैब में, क्या इस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे आएगा, आ जाएगा बच्चे? अरे इस टेम्परेचर पे भी इक्विलिब्रियम पे आएगा, दिक्कत क्या है? और इक्विलिब्रियम पे एक्टिव मास कितना मान लेते हैं, C4 C5 C6, डायरेक्ट एक्टिव मास लिख दिया, चलेगा? रेशियो, यहां पे फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना लिखोगे, C6 का स्क्वायर C4 इंटू C5 का क्यूब। बोलो, मैं गारंटी देता हूं कि इन दोनों जगह पे रेशियो सेम नहीं है, क्योंकि आपने टेम्परेचर बदल दिया है। दोनों लैब में देखो, मैंने मोल्स अलग अलग रखे, वॉल्यूम भी अलग रखे, सब अलग रखे, सिर्फ टेम्परेचर सेम रखते तो K1 K2 बराबर आ जाता। क्लियर है? लेकिन हमने टेम्परेचर भी बदल दिया, तो हमें इतना तो पता चल गया कि टेम्परेचर बदलने से K चेंज होता है, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि K बढ़ेगा कि घटेगा, क्या रहेगा? टेम्परेचर बढ़ने से K बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? तो पता है ये कैसे पता चलेगा, ये डिपेंड करेगा रिएक्शन के नेचर पे। अब अगर मेरा शुरू वाले क्लास जो अगर रिवाइज किया होगा अच्छे से, तो मैंने डिफरेंसेस लिखा है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक।
कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं कुछ और कुछ एंडोथर्मिक होते हैं। बताओ अमोनिया का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? अमोनिया बनना एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? आप नोट्स देखना, वहां पे मैंने लिखाया है कि मोस्ट ऑफ द फॉर्मेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ऐसा कोई भी रिएक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर डेल एन जी नेगेटिव है, जो आज पढ़ाया डेल एन जी, तो डेल्टा एच भी नेगेटिव आएगा। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का पॉइंट्स एकदम क्लियर होना चाहिए बच्चे यहाँ पे, ऑल्दो पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन यहाँ क्लियर होना चाहिए तभी काम होगा। क्लियर है? तो डेल एन जी लेस देन 0, तो डेल्टा एच भी। तो अमोनिया, अब देखो क्या केसेस होते हैं, इतना तो पता है कि टेम्परेचर चेंज होने से के भी क्या होता है, चेंज हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है। इनफैक्ट टेम्परेचर बदलने से के एफ और के बी दोनों बदल जाता है, समझे? टेम्परेचर बदलने से रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों बदल जाता है, इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदलता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, घटाने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा, मतलब हम चाहते हैं टू बी प्रिसाइज, बढ़ेगा या घटेगा। समझ में आ रहा है? इसको हटाता हूं, आप बाद में लिख लेना इसको देखकर। देखो अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो दो केसेस हैं बच्चे। पहला केस है केस 1, अगर गिवन रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर गिवन रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो एकदम रट लेना, टेम्परेचर बढ़ाने से के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा। देखो इसको समझना है ऐसे, ए ऑफ ए, बी ऑफ बी, सी ऑफ सी एंड डी ऑफ डी। पहले तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट एब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ एंडोथर्मिक। रिएक्टेंट जो है अपने आप प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, सराउंडिंग से पहले अच्छा खासा एनर्जी लेगा, फिर जुड़ेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। अब बताओ इस तरह के सिस्टम जिसमें ए और बी, लॉजिकली समझना, ए और बी तभी रिएक्ट कर रहा है जब बाहर से इसको क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है, तब रिएक्ट कर रहा है। मैंने क्लास में ऐसा बताया था, इसकी एनर्जी मान लो 500 है, बाहर से उसने एनर्जी ली, तब जाके सीडी बनाया, तब जाके सीडी बनाया। अगर कंप्लीट हो गया तो ये दोनों खत्म ही कर दो। अगर मान लो रिवर्सिबल नहीं होता तो हम ऐसे बोलते ना कि ए और बी पूरा रिएक्ट करके क्या बना दिया, सीडी, और बाहर से उसने कुछ एनर्जी लिया, और इसकी एनर्जी अब हो सकती है 1200 हो जाए, ऐसा लिखा है क्लास में। मतलब बाहर से 700 लिया, 500 खुद के पास था, और तब जाके उसने प्रोडक्ट बनाया। और इसकी ग्राफ भी मैंने डिस्कस करी थी, ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, ऐसा ग्राफ है। अब डे 1 में लेक्चर रिवाइज करना। मुझे बताओ इस तरह का सिस्टम जो हीट लेके प्रोडक्ट में जाए, उसका टेम्परेचर बढ़ाने का क्या मतलब है? उसको तो हम हीट दे रहे हैं तभी तो बढ़ रहा है ना टेम्परेचर, मतलब इसको किसी बर्नर पे रख दिया एक तरह से, तभी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करने के लिए बाहर से हीट लेगा तब रिएक्ट करेगा, ऐसा बात है। गुड टू गो। तो इसको हीट देने के लिए, इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसको कहाँ रखना पड़ेगा, किसी बर्नर के ऊपर, चूल्हे के ऊपर। अरे ऐसा नो, तो अब इसको हीट मिलेगा तो और क्या करेगा ये, अगर इसको हीट मिलेगा तो और क्या करेगा ये, और रिएक्ट करेगा, फॉरवर्ड जाएगा। अरे ऐसा नो, और रिएक्ट करेगा, फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। हायर टेम्परेचर पे प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, लोअर टेम्परेचर पर प्रोडक्ट कम बनेगा। प्रोडक्ट ज्यादा बना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट का एक्टिव मास बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास है। यस नो? तो ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है ना, प्रोडक्ट है ना, और ज्यादा बन जाता है, और ज्यादा क्या बन जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, प्रोडक्ट और ज्यादा बन जाता है, रिएक्टेंट कम हो जाता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो प्रोडक्ट का एक्टिव मास बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास है। तो ये एनी हाउ रटना पड़ेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन किधर भागता है, गिवन रिप्रेजेंटेशन में किधर भागेगा,
और फॉरवर्ड। क्यों जाएगा? ऑब्वियसली हमें लॉजिक पता है, सर ये खुद चाहता है हीट दो तब हम जाएंगे। यस नो? लिखने का काम देख के, अभी समझने का काम, ठीक है, टाइम कम है, मुझे सिलेबस कवर कराना है ज्यादा से ज्यादा। गुड टू गो? एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज शिफ्ट्स इन पूरा लाइन क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ increase in temperature, and also equilibrium constant at higher temperature is more. Equilibrium constant at higher temperature is more. Very good. Good to go. Now exothermic के लिए बताओ क्या होगा? case 2 exothermic मतलब A of A, B of B equilibrium with C of C and D of D, right? और बोल रहे हैं ये एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट रिलीज हो रहा है। हीट रिलीज हो रहा है मतलब रिएक्शन कैसा है देखो, ए और बी यहाँ पे पहले से है, मान लेते हैं N1 N2, ठीक है, और इसकी पहले से एनर्जी मान लो 500 है, या मान लो पहले से 1500 है। ये जब प्रोडक्ट बनाता है सी और डी तब इसकी एनर्जी हो जाती है मान लो 700। ये लिखा है क्लास में, इनिशियल हीट कंटेंट बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट बनने का हीट कंटेंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब यहाँ पे सराउंडिंग को कितना एनर्जी मिल गया? सराउंडिंग को हीट मिला है। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाए और सराउंडिंग को हीट मिले, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। बेस्ट एग्जांपल कंबशन, पेट्रोल जला ले, एलपीजी जला ले, हर केस में देखो पेट्रोल एलपीजी का बहुत सारा एनर्जी है। जैसे कंबशन शुरू किया वो एनर्जी किसको मिल रहा है? सराउंडिंग को, जिससे पिस्टन आगे पीछे भागता है, खाना पक जाती है। अरे यस, उस एनर्जी से बहुत काम कराते हैं हम लोग, और ये हमारे साथ भी होता है। हम खाना खाते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है, तो हमारे बॉडी में भी जो रेस्पिरेशन से जो हो रहा है वो एक्सोथर्मिक है, एनर्जी मिलती है हमें, बताया ना। अब बताओ ऐसे सिस्टम को जिसका डेल्टा एच ग्रेटर देन लेस देन 0 है, अगर इस सिस्टम को हीट करना शुरू कर दिया तुमने, इसको हीट करना शुरू कर दिया, मतलब रिएक्टेंट पहले मान लो 25 डिग्री पे और उसी रिएक्टेंट को तुमने 50 डिग्री पे कर दिया, क्या लगता है 25 डिग्री पे वो जल्दी फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा, या 50 डिग्री पे? सोचने वाली बात है यहाँ पे। कोई भी रिएक्शन अगर फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में एंडोथर्मिक होता है। ए से बी अगर डेल्टा एच मान लो 50 है तो बी टू ए डेल्टा एच -50 होता है, ये थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पे पढ़ा ना, ए से बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है तो रिवर्स का 1/k होता है। थर्मोडायनेमिक्स को उल्टा बोलते हैं, थोड़ा अलग बोलते हैं। ए टू बी डेल्टा एच अगर 5 है तो बी टू ए -5 होगा, साइन चेंज करते बस हीट का, और होना भी चाहिए। क्लियर है? मेरे बात समझना। अगर तुमने देखो ये रिवर्सिबल है, समझना ये कैसा है। इस यहाँ पे किसी भी समय में सब है, वहां पर ABCD सब है, और तुम उसको हीट करना शुरू कर दिए। इक्विलिब्रियम पर सब है ना, ABCD सब है, उसको हीट करना शुरू कर, उसका टेम्परेचर बढ़ाने का कोशिश कर रहे हो। पहले वो T1 पे था जब ABCD था, अब तुम उसी को बर्नर पे रख दिए, तो ये क्या करेगा पता है? ये दोनों उस एनर्जी को लेगा और बैकवर्ड चल लेगा। क्यों? फॉरवर्ड जाने से और एनर्जी रिलीज हो रहा है, फॉरवर्ड नहीं जाएगा वो। तुम उसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर का फायदा कौन उठा सकता है? इसको चाहिए क्या? हीट चाहिए क्या प्रोडक्ट में जाने के लिए? नहीं चाहिए इसको यार। किसको चाहिए प्रोडक्ट में जाने के लिए? मतलब किसको रिएक्ट करने के लिए हीट चाहिए? सी और डी को। इससे पहले वाले में किसको हीट चाहिए था? ए और बी को, क्योंकि फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक था। अभी बताओ अगर ये चारों साथ में पड़े हुए हैं कंटेनर में और इसको हीट करना शुरू किए, तो क्या ए बी और ज्यादा रिएक्ट करके सीडी बनाएगा क्या? नहीं। क्या होगा उस केस में? क्यों? क्योंकि बैकवर्ड चलने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, फॉरवर्ड चलने के लिए नहीं चाहिए। एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड चलने के लिए एनर्जी चाहिए। यस नो? लेकिन जब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से ये किधर शिफ्ट होगा? शिफ्ट इन किधर? बैकवर्ड, है ना? शिफ्ट इन बैकवर्ड। एक्टिव मास ऑफ reactants
इंक्रीजेज, प्रोडक्ट डिक्रीजेज, कब? एट हायर टेम्परेचर, एट हायर, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा? धीरे धीरे, ऐसे सोचो ना, सब एक साथ है, एबीसीडी सब साथ है। T1 पे टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे मजे कर रहा था, तूने इसको हीट करना शुरू कर दिया। इस रिप्रेजेंटेशन में फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है, सब एक साथ था, पड़ा हुआ था, तुमने इसको हीट करना शुरू कर दिया, क्या होगा? एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड में। जैसे ही तुम इसको हीट करना, CD बोलेगा अरे यार चलो हीट मिल रहा है, काम करते हैं, रिएक्ट करते हैं, पीछे शिफ्ट होते हैं। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा पता है? पहले पहले मान लो रैंडमली ऐसा कि T1 पे ऐसे समझना, T1 पे 3 और ये 4, ये 1 2 है, मान लो ऐसा है ना, या इसको भी 3 3 बोल देते हैं, चलो। T1 पे कितना है ये सब है ना, ये 3 4, ये 3 3। पता है T2 पे फिर से जब इक्विलिब्रियम पे आएगा, T2 पे फिर से इक्विलिब्रियम पे आएगा, तो पता है फिर से यहाँ ABCD सब होगा। पता चला कि C और D जो है 4 4 हो गया, और ये दोनों एक एक से घट गया, ये 2 बचा, ये 3 बचा। क्यों ऐसा हुआ? T1 पे ये था 3 4 3 3, लो टेम्परेचर पे ऐसा था, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया रिएक्शन किधर शिफ्ट हुआ? बैकवर्ड। क्या बैकवर्ड होने से C और D क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे ये कितना था 3 ये 4, ये बैकवर्ड चल दिया। हाई टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे फिर से आएगा, और न्यू इक्विलिब्रियम पे देखो क्या आने वाला है। तो बताओ यहाँ पे T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखोगे? अगर सबका कोफिशिएंट 1 मान ले तो मुझे लगता है 4 इंटू 3/3 इंटू 3 लिखेंगे। सबका कोफिशिएंट 1 मान लेते हैं, स्मॉल ABCD 1 मान लेते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है T1 पे? और हायर टेम्परेचर पे क्या आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इसी रिएक्शन का लिखना है, 2 इंटू 3 4 इंटू 4, घट गया? अरे घटा। सेम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लो टेम्परेचर पे ज्यादा था, हाई टेम्परेचर पे कम हो गया। तो ध्यान रखना बच्चे, के क्या होगा, मतलब पूरा लाइन इस तरह से रटना है, एंड ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन इन दिस वर्ल्ड इफ एट इक्विलिब्रियम, कोई रिएक्शन है गिवन रिप्रेजेंटेशन में एंडोथर्मिक है, सॉरी एक्सोथर्मिक है और इक्विलिब्रियम पर है, अगर इसको सडनली टेम्परेचर बढ़ा दिए तो रिएक्शन बैकवर्ड चलेगा, है ना। न्यू इक्विलिब्रियम पर, न्यू टेम्परेचर पे फिर से इक्विलिब्रियम पे आएगा, और न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास पहले T1 पे था उससे कम हो जाएगा। पहले 3 और 4 था, अभी देखो 2 और 3। आया समझ में? क्लियर है? पक्की बात? सो आपको चेक करना पड़ेगा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, उसके बाद आप टेम्परेचर का इम्पैक्ट बता सकते हैं। क्लियर है? पूरा अच्छे से देखकर लिखना है आपको, ठीक है? ये सारी बातें आपको जितना भी मैं बोर्ड पे लिखा हूं, अब साथ में लिख सकते हो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन मैं थोड़ा टाइम कम दे रहा हूँ लिखने का, समझाने पे वो एनर्जी पूरा किस में डाल रहे हैं। ऐसा भी नहीं भगा रहा हूं मैं, जो लिखने का टाइम है उसमें मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली, समझाने पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? गुड टू गो। अब जो एक्चुअल डिपेंडेंसी है, जो आपका डेरिवेशन नहीं है, लेकिन ये है तुम्हारा एक्चुअल डिपेंडेंसी, ये 12th में सीखेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्चुअल फंक्शन है, जिसको हम लोग शायद वेंट हॉफ इक्वेशन बोलते हैं, शायद ये दिया होना चाहिए, दिया है क्या? वेंट हॉफ नहीं, वेंट हॉफ का मॉडिफाइड वर्जन दिया है। अगर कोई बोले के बताइए, ये है क्या? के क्या है बच्चे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ए कोई कांस्टेंट है, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इन केल्विन, ये कोई कांस्टेंट है, समझ गए? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल सकते हो, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या बस अनदर कांस्टेंट बोल दो, उतना दिमाग नहीं लगाना है, अनदर कांस्टेंट। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस। टी हमेशा टेम्परेचर किस में रखना है? केल्विन। डेल्टा एच है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना। टी हमेशा किस में रखना है? टेम्परेचर इन केल्विन। आर का वैल्यू डिपेंड करता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, मोस्टली यही लेते हैं इस वाले कैलकुलेशन में, मोस्टली आर का वैल्यू यही लेते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी जूल में होता है।
एनर्जी किलो जूल में होता है तो आर का वैल्यू भी जूल में लेना पड़ता है। ध्यान रखना, एनर्जी अगर किलो कैलोरी में होगा तो आर का वैल्यू ये लिख सकते हो, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। आर का वैल्यू थोड़ा बदल जाता है, ऐसा है। अच्छा, इसी इक्वेशन में अगर दोनों तरफ लॉग ले लें तो मैं लॉग लेके बता नहीं रहा हूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, माइनस डेल एच बाई 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग आएगा। ये दूसरा इक्वेशन है, सेम इक्वेशन से वो आया है, बस लॉग लेके मैनिपुलेट कर दिया। बेस भी 10 रखा है, ई नहीं रखा है। और इसी इक्वेशन को दो अलग अलग टेम्परेचर पे लिखते हैं। T1 यहां रखेंगे तो यहां K1 रखेंगे, जैसे यहां T2 रखेंगे यहां क्या रखेंगे, K2 रखेंगे। दो अलग अलग टेम्परेचर पे इस इक्वेशन को लिखकर डिवाइड करके फिर मैनिपुलेट करेंगे, तब ये इक्वेशन आएगा जो आपके मॉड्यूल में दिया है। log K2 बाई K1 is equal to delta H of reaction by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। ध्यान रखना, ये वेंट ऑफ इक्वेशन, मेन इक्वेशन ये था वेंट ऑफ का, लॉग लेने के बाद ये भी मिला और ये भी मिला। गुड टू गो। ये इक्वेशन क्या है, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेम रिएक्शन एट टेम्परेचर T2। अभी बताया ना, अमोनिया दो अलग अलग लैब में लिया था, T1 और T2 पे। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अमोनिया प्रिपरेशन एट T2 and this is equilibrium constant for ammonia, same representation, सब कुछ सेम at T1 टेम्परेचर T1 1 by T1 minus 1 by T2। मैं बताऊं, इस पे क्वेश्चंस कम से कम इस पूरे पार्ट पे क्वेश्चंस 10 तो करने हैं आज इन सारे इक्वेशन पे। इसका डेरिवेशन कभी जेईई एडवांस में भी नहीं पूछा जाता है आपसे, ऑल्दो इसका डेरिवेशन हम लोग आरएनएस इक्वेशन से क्लास 12th में एक बार दोबारा बताएंगे आपको। समझ गए? ठीक है, अभी यहाँ पे हम ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ इन दोनों का है ना। यहाँ ग्राफ बना हुआ तो नहीं है बच्चे, मुझे लग रहा है कि ग्राफ तो बना हुआ नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं शायद। हाँ, इधर बना हुआ है, देखो यहाँ पे बना हुआ है दो ग्राफ। पेज नंबर कौन सा है, 14। और एक्सरसाइज में भी इस पे क्वेश्चंस हैं, बात करते हैं इस पे। चलो इसको हटा दें। ध्यान रखना, इन सारे इक्वेशन में, एक बार फिर से रिपीट करो, इन सारे इक्वेशन में अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो यहाँ डेल एच का वैल्यू नेगेटिव रखेंगे। ये नेगेटिव इक्वेशन का नेगेटिव है, ये नेगेटिव इक्वेशन का नेगेटिव है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो यहाँ -5000 वगैरह रखना पड़ेगा, और एंडोथर्मिक है तो +5000 रखना पड़ेगा हर इक्वेशन में। यहाँ पे ये नहीं सोचना कि इंथैल्पी का मैग्नीट्यूड रखना है। रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो इसमें क्या रखना है, नेगेटिव, एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव। यहाँ पर भी अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव वैल्यू रखना है, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में। गुड टू गो। ठीक है, नोट्स कंप्लीट होना चाहिए आपका। साइलेंस। नाउ देखिए, जो इक्वेशन हमने बनाया डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बाय आरटी, इसके दो ग्राफ देखो क्या क्या है। अगर मैं बोलता हूं डेल एच ग्रेटर देन 0 है, मतलब रिएक्शन कैसा है, जिसका इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं वो कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है। कैसा है, कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। तो इतना तो पता है अभी जो रटा है तुमने, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा इस केस में, रटा है ऑलरेडी। थोड़ा स्पॉन्टेनियस हो जाओ, टेम्परेचर बढ़ाने से कि बढ़ेगा, पढ़ा है, विचस पढ़ा है। इसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू बढ़ जाएगा। गुड टू गो। ओके, नाउ यू टेल मी, अगर मैं इस इक्वेशन में टेम्परेचर 0 रख दूं तो क्या मिलेगा, के का वैल्यू। अगर टेम्परेचर 0 रख दिया तो के का वैल्यू क्या मिलेगा, a e टू द पावर माइनस डेल एच पॉजिटिव है, ध्यान रखना, डेल एच क्या है, पॉजिटिव है। इसका वैल्यू भी ले लेता हूं, चलो 5000 ले लिया, +5000, डेल एच का वैल्यू +5000 ले लिया, डिवाइड बाय r इंटू 0, कितना मिलेगा, मैथ्स लगाओ, -∞।
समथिंग बाय जीरो, ये माइनस इन्फिनिटी आएगा ना, ये वाला पार्ट क्या आएगा, और सामने माइनस है, समथिंग बाय जीरो, पॉजिटिव नंबर बाय जीरो इन्फिनिटी आता है, और सामने माइनस है, क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी को क्या लिख दोगे, a का पावर e टू द पावर इन्फिनिटी, a इंटू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी को a इंटू ई टू द पावर a इंटू डिवाइड बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं इसको भी आप इन्फिनिटी लिखोगे, e टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, कितना मिल जाएगा ये, समथिंग बाय इन्फिनिटी इज जीरो। तो टी टेम्परेचर 0 केल्विन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या मिल रहा है, कौन से रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक के लिए, पक्का। अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसी में बताओ, ये तो पहला केस है, इसी में बताओ इनफाइनाइट टेम्परेचर पे क्या, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या, के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस 5000, डेल एच पॉजिटिव है बच्चे, डेल एच का वैल्यू पॉजिटिव रखा है मैंने, ये माइनस तो इक्वेशन वाला माइनस, यस और नो, कितना रख दें, आर इंटू इन्फिनिटी, क्या मिलेगा, के इक्वल टू ए, वेरी गुड, ये कितना, जीरो ना, ई टू द पावर प्लस जीरो या माइनस जीरो, क्या होगा, 1, पक्का। कितना मिल गया के का वैल्यू, के का वैल्यू ए। तो इसके लिए देखो ग्राफ कैसा है, के वर्सेस टी ग्राफ फॉर एंडोथर्मिक, यहां से और रट पाओगे तुम, चीजें और आसान हो जाएगी आपके लिए। ऐसा ग्राफ होगा, 0 केल्विन पे क्या दिखा था तुम्हें, 0 केल्विन का के का वैल्यू क्या दिखा, 0, और इनफाइनाइट टेम्परेचर पे के का वैल्यू क्या दिखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फंक्शन कैसा है, एक्सपोनेंशियल। इसी में बता दो, अगर डेल्टा एच लेस देन जीरो, ए टू बी एक्सोथर्मिक है, तब हमने अभी जो रटा है वो बताओ पहले, टेम्परेचर बढ़ाने से इस रिएक्शन का के कम होगा, शिफ्ट्स इन बैकवर्ड, शिफ्ट्स इन बैकवर्ड, यहां तक ओके है, शिफ्ट्स इन बैकवर्ड। अब बताओ यहाँ पे फिर से, यहाँ पे जब ग्राफ बनाओगे ना, मैं डायरेक्ट ग्राफ बना देता हूँ, चलेगा क्या, मैं दिखाता नहीं, के वर्सेस टी ना, यहाँ पे ऐसा ग्राफ होगा, चेक करना, इनफाइनाइट टेम्परेचर पे यहाँ भी ए आएगा, लेकिन 0 केल्विन पे मैक्सिमम होगा। तुम बताओ ना, यहाँ पे के इक्वल टू क्या लिखोगे, ए ई टू द पावर माइनस 5000 रखना पड़ेगा ना, हमें क्या रखना पड़ेगा, डेल एच का वैल्यू नेगेटिव रखना पड़ेगा, और सामने एक नेगेटिव ऑलरेडी है, कितना लिख दोगे इसको, के ई टू द पावर प्लस 5000 बाई आर टी। अब चेक कर, अगर टेम्परेचर 0 रखा तो यहाँ ई टू द पावर इन्फिनिटी, ए इंटू ई टू द पावर इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी नहीं है, ए इंटू ई टू द पावर इन्फिनिटी, नहीं आएगा इन्फिनिटी, क्या यहाँ टच होता हुआ भी नहीं, टच इन्फिनिटी पे टच होगा, यस या नो। अच्छा, टेम्परेचर यहाँ इन्फिनिटी रख के देखो, टेम्परेचर यहाँ इन्फिनिटी रख के देखो, हो गया, आंसर आ गया, आया समझ में, क्लियर है। दूसरा वाला ग्राफ होमवर्क है, और अभी तक जितना पढ़ाया है उससे कम 50 क्वेश्चन करने, ठीक है, थैंक यू।